हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट फ़िल्टर, जो कि आप ही का चैनल है, जो आप ही के लिए बनाया गया है। इस पे आपको डेली टीजीटी पीजीटी जो होने वाली परीक्षा है अप्रैल में प्रस्तावित है, उससे जो बायोलॉजी का जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपको चैप्टर वाइज पूरे नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसको नोट्स को आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और चाहें तो आप उस नोट्स को खुद भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे एक आप परीक्षा में आने वाले एक भी क्वेश्चन को उस टॉपिक से आप मिस नहीं कर सकते हैं। इतनी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। ठीक, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी जो कि आपको चैप्टर वाइज और पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो नोट्स प्रोवाइड करा सके। तो बस इतना ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लासेस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज क्या दोस्तों, पैरामीशियम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था यूग्लिना के बारे में। ठीक, जो दूसरा चैप्टर आता है हम लोग का क्या जो आता है पैरामीशियम। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। और ठीक, तो सबसे पहले इसके वर्गीकरण को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है दोस्तों। ठीक ना। और किस जगत का है सर, प्रोटिस्टा जगत का है। ठीक, इसका फाइलम क्या है, फाइलम तो आपको पता है क्योंकि हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, तो प्रोटोजोआ ही है। तो सब फाइलम क्या है, सीलियोफोरा है। सीलियोफोरा क्यों है, क्योंकि इसके जो किनारे सीलिया पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी हैं ये सब सीलिया कहलाते हैं, गमनांग होते हैं इसके। ठीक, और ये सॉरी दोस्तों, गला बहुत ख़राब है ठंड की वजह से, लेकिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए पर डे डेली जो वीडियोस हैं वो लेते आ रहा हूं दोस्तों। तो थोड़ा सा आप भी लोग भी सहयोग दिखाइए। और इसका वर्ग क्या है, सीलिएटा है। ठीक, सीलिया के वर्ग इसको उसमें रखा गया वर्ग में। और इसका सब क्लास क्या है, होलोट्राइका है। और इसका जो गढ़ है या ऑर्डर कह सकते हैं आप, जिम्नोस्टोमीटा है। ठीक, और इसका वंश क्या है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम खानदान का ये। ठीक, अब चलिए थोड़े इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसके फिगर को आप देख लीजिएगा, चप्पल नुमा इसका फिगर होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे स्लीपर होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, फूड वैक्यूल है। और ये इसके टेंटिकल्स है। तो ये इसका एंटीरियर पोस्ट कहलाता है, ये पोस्टीरियर कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या कहलाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो आपको पता होना चाहिए, जो एंटीरियर है ऊपर वाला थोड़ा सा मोटा होता है, और पोस्टीरियर जो थोड़ा सा पतला होता है। ठीक, और इसमें आप देख लीजिए, पेलिकल का आवरण होता है, इंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, माइक्रोन्यूक्लियस होता है छोटा सा, एक मैक्रो होता है, एक मोनो होता है। माइक्रो और मैक्रो होता है, दो होते हैं। ठीक, ये फूड वैक्यूल होती है। और ये सोरस साइटोपाइज, या इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक ना। ये जो रुको मैं बताता हूँ आप लोग को, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। देखिए ये जो है ना, ये जो कट जाती है, ये इसकी कहलाती है खाद्यधानी। ठीक ना, ओरल ग्रोव भी कह सकते हैं, वो कहते हैं इसको ओरल ग्रोव। और इसी के द्वारा ये क्या होता है, जो वो होते हैं, इसका जो खाद्य पदार्थ होता है, इसके द्वारा ही छन छन के इसके इसमें चला जाता है। ठीक, ये साइटोपाइज है। और कॉडल गफ्ट ऑफ सीलिया, सीलियों का जो गुच्छा कहलाता है, ठीक ना, वो कॉडल गफ्ट ऑफ सीलिया कहलाता है। ये क्वेश्चन में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पॉइंट है। क्या है, कॉडल डक्ट ऑफ सीलिया। सीलिया का गुच्छा कहाँ पाया जाता है, बोल देता है एंटीरियर एंड पे या पोस्टीरियर। तो आपको हमेशा याद रखना है कहाँ पाया जाता है, पोस्टीरियर एंड पर। ठीक ना। चलिए दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, पैरामीशियम क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको बता देता चाहता हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि अगर जिसने जो नए बच्चे आए हैं और जिनको भी क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ आप प्रीवियस जो क्लासेस हैं पुरानी जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो प्रोटोजोआ है उसके वर्गीकरण है, उसके लक्षण हैं, उसका जितने भी पार्ट्स हैं होते हैं, उसको कितने सब फाइलम में, उसको कितने सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो सारे हम पीछे वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो बिना उसको पढ़े या स्किप किए आप इसको नहीं समझ सकते हैं। ठीक ना। तो मेरी आपसे बस एक गुजारिश है कि आप रफली टाइप ही उस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप एक बार उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि यार पैरामीशियम में ये है क्या चीज़, ये किस वर्ग का है, किस फाइलम का है, और कहाँ से ये सर जी वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग को वहाँ से आइडियाज़ लग जाएंगे। चलिए, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। ठीक, जो गंदे पानी, नदी, झीलों, पोखर, खाइयों, गड्ढे में भरे पानी इत्यादि में पाया जाता है।
यह प्रोटोजोआ संघ का जीव है। इसकी एक सामान्य जाति कॉर्डेटम पूरे संसार में पाई जाती है। यह देखने में किसी मानव के तलवे की तरह होता है। चलिए आइए जानते हैं हम इसके बारे में, विस्तार से जानते हैं। ठीक, तो इसके बारे में आप देखिए, अब ये पूरी में हमने क्या सीखा आपको पढ़ने लायक क्या है। ये एक कोशिकीय होता है, कहाँ पाया जाता है, नदी तालाबों पोखरों में पाया जाता है। दूसरा, ये इसकी जो एक जाति कौन सी जाति है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, जो सर्वव्यापी होती है इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये क्या होते हैं, चप्पल नुमा होती है, आदमी के तलवों के, मानव के तलवे के निशान के तरीके होती है। नेक्स्ट पहला पॉइंट है, पैरामीशियम की आकृति मानव के तलवे जैसी होती है, इसलिए स्लीपर तंतु भी कहते हैं। ये इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, स्लीपर्स स्लीपर एनिमल क्यूल किसे कहते हैं, पैरामीशियम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति ही मानव के तलवे के तरीके होती। ठीक, इसका शरीर बेलनाकार तथा ऊंचाई औसतन 0.3 mm तक होती है, हल्के भूरे पीले रंग का होता है। ठीक ना दोस्तों। सेकंड पॉइंट है, इनका शरीर महीन एवं शुद्ध परंतु लचीली पेलिकल के आवरण से ढका रहता है। तो शरीर किससे ढका रहता है, पेलिकल से ढका रहता है। यह पेलिकल 10 से 14,000 सूक्ष्म तथा षटभुजीय क्षेत्रों में बटी रहती है। हर क्षेत्र के बीच में एक छोटा सा महीन धागेनुमा रोमाव या सीलिया बाहर निकला रहता है। यह रोमाव सीलिया गमनांग होता है। इसको देख लीजिएगा, सीलिया ठीक ना। देखिए अभी इसमें कितने आपको पॉइंट पढ़ने हैं या कितने नोट डाउन करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको स्लीपर जंतु किसे कहते हैं, पैरामीशियम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति मानव के तलवे जैसी होती। पहला पॉइंट आपको ये पढ़ना है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, इसकी जो शरीर है, क्या आकृति, तो शरीर है वो किससे ढका रहता है, पेलिकल से ढका रहता है। ठीक, तीसरा पॉइंट आपको क्या रहना है कि ये जो इसके गमनांक है वो सीलिया होता है। ठीक ना, सीलिया या रोमाव द्वारा ये गमन करता है। 3 पॉइंट आपको इस पॉइंट से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड क्या, इसके अधर तल पर एक तिरछी परिमुखीय खांच पेरिस्टोमल ग्रोव खिलती है, जो पीछे एक चौड़े कीपनुमा प्रकोष्ठ वेस्टिब्यूल में खुलती है। प्रकोष्ठ से चौड़ी सी मुखाग्र गुहा बक्कल कैविटी कोशिका द्रव में धंसकर कोशिका मुख साइटोटोम, कोशिका मुख को साइटोसोम कहते हैं, द्वारा नलिका जैसी कोशिका ग्रसनी में खुलती है। यह सब पैरामीशियम का भोजन अंतर्ग्रहण उपकरण होता है। तो अब पूछ लेगा भोजन अंतर्ग्रहण किस में होता है दोस्तों, तो क्या कहेंगे, साइटोस्टोम में होता है। ठीक ना। नेक्स्ट, पैरामीशियम का कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बटा होता है। किस में बटा होता है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में। तो एक्टोप्लाज्म में स्थित आधार को बेसल कोशिकाएं सॉरी दोस्तों से रोमहाप निकलते हैं। अब देखिए इधर भी आपको पढ़ने नोट करने वाली है कि जो इसके एक्टोप्लाज्म है वहाँ से बेसल ग्रेन्यूल्स निकलते हैं, रोमाव निकलते हैं आधार कणिकाओं से। ठीक ना। कणिकाओं के बीच में स्थित ट्राइकोसिस्ट नामक थैलीनुमा सुरक्षात्मक अंग होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये एक चीज़, ट्राइकोसिस्ट किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, इसका काम क्या है, सुरक्षात्मक अंग है। हर साल दोस्तों एवरी ईयर ये हर साल एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है ट्राइकोसिस्ट के बारे में, तो आपको इसको पता होना चाहिए। आप सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन इसको मत भूलिएगा दोस्तों। महीन तंतुओं का एक जालनुमा अधरोमाभी या न्यूरोमोटिव सिस्टम होता है जो रोमावों की अंतक्रिया का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, पैरामीशियम के एंडोप्लाज्म में अनेक रिक्तिकाएँ 2 केंद्रक तथा अन्य अंगक फैले होते हैं। इसमें 2 रिक्तिकाएँ होती हैं, एक अग्र तथा दूसरी पक्ष, जो हमने आपको जो हमने आपको किसमें चित्र में पहले ही बता चुके हैं। सिरे, दूसरी पक्ष सिरे के निकट कुंचल सिकोंडाटा तथा से खानियाँ फूड वैक्यूल की तरह होती हैं। सॉरी दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। केंद्रकों में एक बड़ा गुरु केंद्रक मेगा न्यूक्लियस तथा दूसरा छोटा माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब पूछ लेगा कि 2 केंद्रक वाले किस में पाए जाते हैं, तो किस में पाए, पैरामीशियम पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक मेगा न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक, अमीबा की भांति यह भी पूर्ण भोजी एवं जंतु समभोजी होता है। अब आधे लोग कहेंगे सर जी जंतु समभोजी होलोजोइक क्या होता है, पूर्ण भोजी क्या होता है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमारा पिछला टॉपिक जाकर आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसने भी प्रोटोजोआ का जो भी क्लासिफिकेशन है वो नहीं पढ़ा होगा, जो भी लक्षण है, जो भी उसके सिम्टम्स जो भी इसके क्लासिफिकेशन है, जो भी उसके
विशेषताएं हैं, अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा ये थोड़ा टफ लगेगा। भोजन अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा जीवाणु, सूक्ष्म कार्बनिक भोजन कणों अधिक अंतर्ग्रहित खाद्य धनियों में इन्हें पचाता है। तो आपसे पूछ लेगा पैरामीशियम का भोजन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जीवाणु हैं, सूक्ष्म कार्बनिक हैं, कण होते हैं जिनका अंतर्ग्रहण किसके द्वारा? फूड वैक्यूल में होता है। पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य धानी का कोशिका गुद साइटोपाइज नामक एक अंतर्निहित स्थान पर ही होता है। अब देखिए दो चीज़ याद करने के, एक होता है साइटोपाइज, एक होता है साइटोसोम। ठीक, अब साइटोसोम क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। ठीक, मतलब भोजन को अपने अंदर समाहित करता है। और साइटोपाइज क्या करता है? भोजन का निष्कारण करता है। ठीक ना, मतलब एक का काम निकालना है और पाइज का काम सॉरी पाइज का काम निकालना है, सोम का मतलब अंदर करना है। इतना याद रखिए बस। ये क्या तब जाता है यार, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए सॉरी दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, गैसीय विनिमय एवं उत्सर्जन शरीर की सतह के से प्रसरण द्वारा परासरण नियंत्रण कुंचाशील क्रियाएं द्वारा करती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम क्या है? उत्सर्जन और गैसों का विनिमय करना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 8वां क्या है? पैरामीशियम में अनेक बाह्य उद्दीपनों से प्रभावित होकर गमन में परिवर्तन की प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक ना, तो इसमें क्या पॉइंट ये आप याद रखेंगे कि जो परासरण नियंत्रण है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। ठीक ना, उत्सर्जन। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरामीशियम में जनन। एक क्वेश्चन अमूमन इससे पूछ ही लिया जाता है दोस्तों हर साल। पैरामीशियम में जनन कई विधियों द्वारा होता है, जिनमें से कुछ अलैंगिक तथा कुछ लैंगिक में से मिलती जुलती होती है। उपयुक्त वातावरण में जनन क्षैतिज द्विविभाजन द्वारा होता है तथा अन्य विधियों में एंडोमिक्सिस या हेमिक्सिस नामक अलैंगिक विधियों द्वारा संयुग्मन तथा स्वयुग्मन एवं कोशिका युग्मन नामक लैंगिक विधियों द्वारा है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, लेकिन अब आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है या नोट डाउन करते चलिएगा कि जो कि पैरामीशियम में आपने देखे ना, दो होता है मेनली, दो होता कौन सा? एक होता है लैंगिक और एक होता अलैंगिक। ठीक, दो दो हो गए आपके। अब इसमें पूछता है अलैंगिक कौन सा है, तो कौन सा होता है? अलैंगिक होता है द्विविभाजन होता है, एंडोमिक्सिस और हेमिक्सिस। ये क्या है? ये होता है अलैंगिक विधि होता है। ठीक, और लैंगिक विधि क्या कौन सी होती है? संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, स्वयुग्मन और साइटोगेमी। ये लैंगिक विधियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि लैंगिक विधि कौन सी, अलैंगिक विधि कौन सी। ऑप्शन में दे देगा आपको कि ये जो प्रोटोजोआ में पाया जाने वाला जो पैरामीशियम जंतु, उसकी लैंगिक जनन की विधियां कौन सी हैं। तो इन चारों में से एक ऑप्शन रहेगा या 3 रहेगा, 2 रहेगा, वो तो एग्जामिनर के ऊपर है। और सेम ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखिए अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? प्रजनन एक अलैंगिक तरीका है जो भोजन और तापमान की अनुकूल परिस्थितियों के दौरान होता है। सेकंड, इसमें माइक्रो तथा मैक्रो न्यूक्लियस, माइटोसिस और एमाइटोसिस द्वारा बढ़ते संकुचित विभाजन होते हैं। मतलब इसमें कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस और एमाइटोसिस, समसूत्री अर्धसूत्री। इसमें पैरामीशियम के शरीर के मध्य में एक अनुप्रस्थ साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जो गहरा होता है, जिसमें इसका शरीर अनुप्रस्थ रूप से 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक, चौथा, प्रत्येक आधे भाग को एक डॉटर माइक्रो तथा माइक्रो न्यूक्लियस तथा एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्राप्त होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्राप्त होती है कितनी? 1। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस विभाजन में साइटोफेरिंक्स भी विभाजित होती है। दोनों पैरामीशियम में अलग होने के समय तक प्रत्येक आधे भाग में सभी आवश्यक संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। बाइनरी फ्यूजन के दौरान 2 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। अब इतना याद रखिएगा कि पैरामीशियम में जो बाइनरी फ्यूजन होता है उससे जो अंतिम चरण में कितनी पैरामीशियम बनती है, तो क्या बोलेंगे? 2 डॉटर, 2 पुत्री। याद रखिएगा, डॉटर ना कि मेल। अब ये आएगा आपका कॉन्जुगेशन। ठीक ना, कॉन्जुगेशन वाला भी एक पॉइंट आपका चलेगा। तो इसमें क्या आता है? कॉन्जुगेशन में क्या आएगा? कॉन्जुगेशन जो है प्रजनन का लैंगिक तरीका। ठीक,
कौन सा तरीका है दोस्तों? लैंगिक, जिसमें न्यूक्लियस का आदान प्रदान के लिए दो पैरामीशियम अस्थायी मिलन होता है। दोनों पैरामीशियम में लंबवत रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपनी ओरल सरफेस से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक। और देखिए इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है? दोनों पैरामीशियम को कंजुगेशन कहा जाता है। इन कंजुगेशन के बीच में पेलिकल और एंडोप्लाज्म का क्षरण होता है, जिससे इन दोनों के बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है। चौथा पॉइंट क्या है? दोनों कंजुगेट में माइक्रोन्यूक्लियस गायब हो जाते हैं। ठीक ना, इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि क्या है इसमें माइक्रोन्यूक्लियस गायब हो जाते हैं। किसमें? कंजुगेशन में। जब कंजुगेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या गायब हो जाता है? एक माइक्रो गायब होती है, माइक्रो रहती, माइक्रो गायब होती है। प्रत्येक कंजुगेट के माइक्रोन्यूक्लियस में 2 बार विभाजन होता है, जिससे 4 हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस बनती है। ठीक ना, माइक्रो गायब हो जाती है, माइक्रो रह जाती है। 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस से 3 प्रत्येक कंजुगेट में गायब हो जाते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को पूछता है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस वो है कंजुगेशन में कितनी डॉटर सेल्स गायब हो जाती है और कितनी बचती है। मतलब टोटल 4 होती हैं, 3 गायब हो जाती हैं, जो बचती एक, इसी से क्या होता है? नया पैरामीशियम बनता है। बस आपको इतना पढ़ना है, 4 में से 3 गायब, 1 बची। ठीक, जो 1 है वही है, क्या आता है? छोटा प्रोन्यूक्लियाई प्रवासी होता है, जो संभावित रूप से मेल प्रोन्यूक्लियाई होता है, और बड़ा प्रोन्यूक्लियाई निष्क्रिय, जो संभावित रूप से फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि 4 होता है, जो 4 सेल्स बनती है, जिसमें से 3 तो गायब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। ठीक, बचता 1, यही विभाजन करके नया पैरामीशियम बनाता है। 8वां पॉइंट है, एक कंजुगेंट का प्रवासी मेल प्रोन्यूक्लियाई प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज से होकर दूसरे कंजुगेंट के पास चला जाता है और वहाँ स्थिर फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाता है। ठीक ना, एक ये मेल है छोटा सा, ठीक, ये जाता है, ये फीमेल के साथ कॉन्जुगेट हो जाता है, जिससे सिंगल जाइगोट न्यूक्लियस या एमाइफर न्यूक्लियस या कॉन्जुगेशन न्यूक्लियस या सिनकैरियोन बनता है, या सिनकैरियोन डिप्लॉयड होता है। इतना याद रखें। सिनकैरियोन अगर पूछ लिया आपसे कि क्या होता है, तो आप पूछेंगे डिप्लॉयड होता है, ना कि हैप्लॉयड होता है। ठीक ना, द्विगुणित होता है। 2 अलग अलग पैरामीशियम के 2 न्यूक्लियाई के कंप्लीट फ्यूजन से जाइगोट न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जिसे एम्फीमिक्सिस के रूप में जाना जाता है। इस फ्यूज़न के लगभग 12 से 48 घंटे के बाद दोनों पैरामीशियम अलग हो जाते हैं और एक्स कंजुगेशन कहलाते हैं। प्रत्येक एक्स कंजुगेट का जाइगोट न्यूक्लियस आगे और विभाजित होता है, जिससे 4 पैरामीशिया उत्पन्न होते हैं। 12वां पॉइंट क्या है? कंजुगेशन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक रेजुवेंशन न्यूक्लियर रियोरेगुलेशन और वंशागत सुविधाएं प्रदान करता है। आपको बस इतना याद रखना है कंजुगेशन में क्या होता है दोस्तों। पहले तो आपको पता होना चाहिए कंजुगेशन की प्रक्रिया होती किस में है, जो कि पैरामीशियम में होती है, जो कि लैंगिक विधि है। ठीक ना, अलैंगिक में ना लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या, कितने न्यूक्लियस होते हैं? इसमें जो डिवाइड होता है, जो कि इसमें कहाँ गया, इसमें कितने न्यूक्लियस बनते हैं? 4 बनते हैं, जो कि 3 गायब हो जाते हैं, जो बचता 1, यही जाता है अपना आगे का काम करके मेल और फीमेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, जो कि हमारी थी पैरामीशियम से। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, जो कि यूपी टीजीटी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज मिलती रहेगी। दोस्तों इतना वादा है आपसे कि आपको एक एक चैप्टर, जो कि आपको इंटर के बुक्स में नहीं मिलेगा, नहीं कहीं पे भी मिलेगा, आप परेशान होंगे कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नोट्स बनाएं, कहाँ से एमसीक्यूज़ लगाएं। तो आपको यहाँ पे मेरे इस चैनल पे सारे टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं, सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे। अभी देखिए प्रोटोजोआ का जो भी फाइलम बचे हैं, 2 या 3 फाइलम और बचे हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम आना है, और इसमें आना है, एक और आना है, एंटामीबा आना है, और फिर उससे उत्पन्न रोग आने हैं। तो सारे 4, 5, 6 टॉपिक्स जो भी दिए हैं आपके प्रोटोजोआ में, उन सबको हम कवर करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं उनको कवर करेंगे दोस्तों। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा अगर तैयारी अच्छे से करनी है आपको, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।